स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता, लेकिन अगर आप इस 10 मिनट्स की वीडियो को जरा गौर से देखेंगे तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मिड पोर्शन में होते हैं और लेफ्ट साइड पर इनके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, राइट साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं पाई जाती। मसलन इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की खुसूसियत होती है, इनमें कलर फॉर्मेशन करने की खुसूसियत होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इनमें एलॉय बनाने की एबिलिटी होती है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं और इसी तरह से इनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा इनमें एक और भी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के इस लेक्चर में इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही हमें फोकस करना है। देखिए, इन ट्रांजिशन एलिमेंट की एक खास बात यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल एक टर्मिनोलॉजी हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि इन पे जब हैमरिंग की जाए तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह करने से इनके शेप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इन्हें बैंड करके किसी भी तरह की शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब होता है? डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इनको स्ट्रेच कर सकते, इसी स्ट्रेचिंग एबिलिटी की वजह से इनके वायर बनाए जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें ये एबिलिटी होती है कि इनमें से करंट फ्लो हो सके और इनमें से हीट फ्लो हो सके। ये तमाम की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से इनको डिफरेंशिएट करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में ये तमाम प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती? इसका जवाब है इनमें बाइंडिंग एनर्जी होती है और यही तो हमारा आज का टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। यानी एक बात तो आपकी समझ में आ गई कि दरअसल ट्रांजिशन एलिमेंट डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनमें करंट पास करने की एबिलिटी होती है, ये हीट कंडक्टर होते हैं। इन तमाम की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह इनमें कोई चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी। आइए अब इस बाइंडिंग एनर्जी को ही तो लेके चलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जा रहे हो तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की कि लेफ्ट से राइट जाते हुए इनके एटॉमिक साइज में ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज। और एक बात सुनिएगा, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा हो तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते, लिहाजा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की एसोसिएशन से निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मसलन इस मेटल को देखते हैं, ये ग्रुप 1 का मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस से इसकी एसोसिएशन वीक है बिगर एटॉमिक साइज होने की वजह से, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये मेटल की क्रिस्टल लैटिस में आ जाता है। यही इलेक्ट्रॉन जो मेटल की क्रिस्टल लैटिस में आ जाते हैं अपने न्यूक्लियस से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, एटम के दरमियान की स्पेस में, क्रिस्टल लैटिस की स्पेस में आ जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन और इनका एक नाम और भी है, इन्हें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेटल के कैटाइन के दरमियान की स्पेस में जब आ जाते हैं तो इनका एक इज्तिमाई तौर पे नाम होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं। यानी कि पूरी क्रिस्टल लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इनको ऑल टुगेदर इलेक्ट्रॉन सी कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी कर रहे होते हैं और इस अट्रैक्शन को जो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कर रहे होते हैं मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन सी और मेटल के कैटाइन के दरमियान एसोसिएशन, इस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। तो समझ में आया मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? कैटाइन और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान इस एसोसिएशन को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। और ये जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन सी कह रहे हैं,
ये मेटल के एटम के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट समझिएगा, अट्रैक्शन दो एटम के दरमियान हो रही हो, दो अपोजिटिवली चार्ज आइंस के दरमियान हो रही हो, या एक कैटाइन और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान हो रही हो। रिमेंबर, अट्रैक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां हो क्या रहा है, यह है मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में कैटाइन इलेक्ट्रॉन सी के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। यकीनन इस बॉन्ड बनने के दौरान और इस अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन बनी? द एनर्जी रिलीज व्हेन मेटल एटम कम टुगेदर टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन द मेटालिक क्रिस्टल। ये जरा यहां देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन सी जब मेटल के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो जहां मैं इस क्लिप को स्टिल कर रहा हूं, ये मेटालिक बॉन्डिंग दिखाई गई है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सी दिखाया गया है। बाइंडिंग एनर्जी को रिवर्स वे में हम यूं भी सुना सकते हैं कि वो एनर्जी जो रिक्वायर हो ताकि मेटालिक बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और मेटल एटम को अलग अलग कर दिया जाए। यानी अब हम बाइंडिंग एनर्जी को एंडोथर्मिक वे में देख रहे हैं। तो दो स्टाइल हो गए। अगर पूछे कोई आपसे बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, तो आप दो में से कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक डेफिनेशन इसकी सुना सकते हैं। या तो क्या कहेंगे, वो एनर्जी जो रिलीज हो ताकि मेटल के कैटाइन इलेक्ट्रॉन सी के साथ एसोसिएट होकर मेटालिक बॉन्ड बना लें। मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या फिर उसको एंडोथर्मिक वे में यूं बोल दीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो लगाई जाए ताकि मेटल के एटम और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान जो ये एसोसिएशन हुई हुई है, इसे ब्रेकअप हो जाए और मेटल के एटम डिसअसेंबल्ड हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ये दो डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी की। अब स्टूडेंट देखिए, हमने दो एटम दिखाए। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर अपना आउटर शेल से निकाल दे तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल एटम की दरमियानी जगहों में आ जाएगा, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो भी क्रिस्टल लैटिस में आ जाएंगे। वहां वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और उसके बाद मेटल एटम के साथ अट्रैक्शन करने लगेंगे और मेटालिक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन सुनिए, बाइंडिंग एनर्जी का डिपेंड किस बात पे हो रहा है? जितने ज्यादा डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हो। इस मेटल एटम के पास एक ही डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन था जो उसने इलेक्ट्रॉन सी को कंट्रीब्यूट कर दिया। इस मेटल एटम के पास दो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन थे जिसको उसने मेटल की क्रिस्टल लैटिस को इलेक्ट्रॉन सी बनाने में यूटिलाइज कर लिया। मैंने लिखा है द ग्रेटर द नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन सी द स्ट्रॉन्गर द मेटालिक। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो आसान सी बात ये कि जितने ज्यादा किसी मेटल के पास डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन हो उतना ही स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का थोड़ा हिसाब डिफरेंट है। ये तो मैंने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा था, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। अब अल्कली और अल्कलाइन मर्थ के बाद मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल यानी 4s के पास होते हैं और उसका जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है यानी कि नेक्स्ट टू आउटर ऑर्बिट यानी कि 3d ऑर्बिटल, उसमें भी होते हैं ये डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। बस मुख्तसर यूं सुनिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट के तो सिर्फ आउटर ऑर्बिट में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में आउटर ऑर्बिट यानी कि 4s और 3d दोनों में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन बोथ आर डीलोकेलाइज एंड कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रॉन सी ऑफ मेटल क्रिस्टल। जब सुनिए यहाँ पे आउटर शेल के भी और अंदर के शेल के भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो सुनिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज्यादा होती है। अब यह सवाल यह है कि 4s और 3d दोनों के ऑर्बिटल क्यों डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं? इसका जवाब यह है कि अगर हम एनर्जी लेवल को देखें तो 4s और 3d के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन भी और 3d के इलेक्ट्रॉन भी दोनों ही डीलोकेलाइजेशन के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। मुख्तसर ये कि 4s और 3d उनमें एनर्जी लेवल कम होता है, यानी कि तकरीबन बराबर ही इनकी एनर्जी होती है, इसलिए इन दोनों ही में डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। तो क्या
क्या मतलब हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन सी भी बड़ा स्ट्रांग होता है, इनका मेटालिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांगर होता है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होती है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में ये मेटल एटम एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर हम इनको हीट करें तो इस बाइंडिंग एनर्जी को कट करना पड़ेगा, इतनी हीट करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन और कैटाइन के दरमियान ये जो एसोसिएशन है ये टूट जाए और मेटल एटम अलग हो जाए, इतनी हीट करनी पड़ेगी तब जाके मेटल एटम अलग होंगे। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह क्या है, हाई बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये डक्टाइल क्यों होते हैं, ये मैलिएबल क्यों होते हैं, तो उसका भी जवाब यही है। तो इन शॉर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी एस ब्लॉक से हाई होती है और इसकी वजह 4s और 3d के इलेक्ट्रॉनों की डीलोकेलाइजेशन है, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट। हम ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज आपको दिखा रहे हैं जो कि स्कैंडियम से जिंक पर कंसिस्ट होती है। इसके एटॉमिक नंबर ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम है जिसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए स्टूडेंट, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से बाहर आ जाते हैं और डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन की तरह मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं और 3d के सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जो कि अनपेयर्ड हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि स्कैंडियम के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेटालिक बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अलबत्ता टाइटेनियम को देखें तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। यानी स्कैंडियम के मुकाबले में टाइटेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अब हम वेनेडियम को देखते हैं। वेनेडियम के s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन मजीद ज्यादा हो रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी मजीद स्ट्रॉन्गर होगी, मेटालिक बॉन्ड भी बढ़ता स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। अब सुनिए, क्रोमियम की सूरत हाल उससे भी ज्यादा हमें एक्सट्रीम नजर आती है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मैग्नीज को देखिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए अप टू मैग्नीज बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, यानी नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन सी का मेटालिक बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 3d ऑर्बिटल द हायर द बाइंडिंग एनर्जी द स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड। और जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, हार्डनेस भी उतनी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी और इसी तरह से मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की एबिलिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मसलन अब हम आयरन को देखते हैं। सुनिए आप लोग, आयरन में 3d के अंदर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं होता, ये न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाइंडेड रहता है। ये ऐसा नहीं है कि एटम से निकल कर बाहर इलेक्ट्रॉन सी का पार्ट बन जाए। इसकी वजह यह है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हो तो वो एक दूसरे के स्पिन इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और डीलोकेलाइजेशन एबिलिटी लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब आयरन के अंदर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में कम है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। कोबाल्ट में तो और भी कम हो जाएगी, निकिल में तो और भी कम हो जाएगी, कॉपर में मजीद कम हो रही है, जिंक में तो भाई सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि यहाँ तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुअर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक एक जनरल ट्रेंड चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मगर उसके नीचे देखें तो बाइंडिंग एनर्जी का अपोजिट ट्रेंड नजर आता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हुए बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्गर होती जाती है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, हार्डनेस और मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। मगर मैग्नीज से नीचे की तरफ जाएं तो यही एबिलिटीज डिक्रीज होती जाती हैं।
यहाँ तक कि जिंक में तो ये एबिलिटीज बहुत ही कम होती हैं एज कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। जरा स्टूडेंट इस पीरियोडिक टेबल में हम फोर्थ पीरियड के इन एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं। इनमें पोटाशियम और कैल्शियम ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, और स्कैंडियम से लेकर और आगे तक जिंक तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस फोर्थ पीरियड के इन तमाम एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो इस किस्म का ग्राफ बने। इसमें जरा देखिएगा, ये एक पैराबोलिक कर्व बन रहा है, यानी बाइंडिंग एनर्जी हमने वाई एक्सिस पर लिखा है और एटॉमिक नंबर हमने एक्स एक्सिस पर लिखा है। क्या दिखा रहे हैं कि पोटाशियम से कैल्शियम की, स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, क्रोमियम की, मैग्नीज की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। एंड देन वापस आए तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। यानी कि वही बात जो हम यहाँ कर रहे थे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बढ़ रहे। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे। तो भाई यहाँ पर भी यही बात हम कर रहे हैं इस पैराबोलिक कर्व में कि बाइंडिंग एनर्जी अप टू मैग्नीज इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीजेस टिल द एंड। इस फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में जरा हमें दो एलिमेंट को फोकस करना चाहिए, क्रोमियम और मैग्नीज। भाई ये दोनों जरा दूसरों से हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मुझे तो नजर आ रहे हैं, आपको भी क्या नजर आ रहे हैं? क्या खास बात है इनके अंदर कि इनका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, क्रोमियम का भी और मैग्नीज का भी। रिमेंबर, अगर डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी क्रोमियम और मैग्नीज की स्टेबिलिटी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा है। रिमेंबर, स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देती है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैंने अभी आपको ये पैराबोलिक कर्व दिखाया था और मैंने क्रोमियम और मैग्नीज को यहां रखा था। इसे हम कहते हैं जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड का मतलब यह है कि मैग्नीज तक बढ़ती है बाइंडिंग एनर्जी एंड देन कम होती है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। क्रोमियम देखिए, वेनेडियम के बाद ये रहा वेनेडियम के बाद क्रोमियम की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने की बजाय कम होती है, मैग्नीज की और कम होती है, फिर आयरन की उठती। अगर मैं इस ब्लू एरिया को इग्नोर कर दूं तो ऐसा कर्व बनेगा, यानी यही कर्व बने। तो आमतौर पे हम जनरल ट्रेंड की बात ही करते हैं। कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ रहे हो तो कह सकते हैं कि क्रोमियम और मैग्नीज की बाइंडिंग एनर्जी रिलेटिवली कम होती है, इनमें सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। अरे भाई ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, इतनी तो जरूरत ही नहीं है। एज अ स्टूडेंट तो जरूरत नहीं है, एज अ टीचर तो समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए एज अ टीचर। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको ये देखना होता है इम्तिहान में क्या आएगा। तो भाई इम्तिहान पे आ जाते, देखिए एक सवाल इम्तिहान में ये आ सकता है, व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड एंड पॉसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या जवाब दोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये हार्ड होते हैं। सवाल पूछा जाएगा व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। आप कहेंगे भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है इसलिए डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। सवाल आएगा व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे इनमें डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सी होता है जो मेटालिक बॉन्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के जिम्मेदार होते हैं। सुनिए, ये टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी अहमियत रखता है कि या तो एक सवाल में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और आपको दो प्रॉपर्टीज दे देंगे, उनमें से एक दे देंगे बाइंडिंग एनर्जी, एक दे देंगे उनमें से कलर फॉर्मेशन या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इस तरह मिला के जो 7-8 प्रॉपर्टीज है ना ट्रांजिशन एलिमेंट की, इनमें से कोई दो दी जा सकती हैं या फिर इस पर रीजन बन के आ सकता है। क्या रीजन कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड क्यों होते हैं, इनमें मेलिएबिलिटी क्यों होती है, ये सब का जवाब एक ही लफ्ज में बयान कर देंगे कि भाई इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई हो। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।